को हिला कर रख दिया, तो मलक्का जैसे जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है शायद वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं और उन समुद्री रास्तों को लेकर भी अब उसकी महत्ता को लेकर तमाम देश रणनीति बना रहे हैं। लेकिन रत्ता साहब, मुझे लगता है कि 1971 को पाकिस्तान भूल नहीं पाया है और यही कारण है कि 1971 की जो पनडुब्बी है हिंगोर, PNS हिंगोर, उसी के मद्देनजर इसका नाम भी रखा गया है। शुक्रिया इनवाइट करने के लिए अपने प्रोग्राम में। आपके पैनलिस्ट को मेरा सलाम जी। एक्चुअली मेरा ख्याल है कि कोई 6 माह पहले आपका एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने ये बात बताई थी जो आज हो रही है। उसकी उस वक्त मैंने सिर्फ इंडिकेट किया था आपको कि चाइना जिस तरह से अग्रेसिवली जो है वो ईस्ट जो ओशन है आपका उसके अंदर आ रहा है या इन्वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश के अंदर, तो ये कल को जो है ये इंडिया के लिए एक चैलेंज हो सकता है। अगर इंडिया इसको स्ट्रेटेजिकली अगर अपने हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे तो ये रीजन के लिए एक पॉजिटिव चीज हो सकती है। उसकी एक सबसे बड़ी मिसाल अभी हमने कोई 4-5 दिन पहले जो है आपका एक सी क्रू जो है वो फंस गया था और उसको इमरजेंसी थी और हमारी नेवी ने उसको रेस्क्यू किया, शायद आपको पता होगा। तो वो चीज जो है अगर हम रीजनली अगर देखें इस चीज को तो हमने इस जो सागर हिंद है इसको हमने महफूज बनाना है फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। उसके अंदर चाहे वो इंडियन नेवी हो, पाकिस्तान नेवी हो, चाइनीज नेवी हो या बांग्लादेश की नेवी हो, कोई भी नेवी हो, हमारा जो जो रूट है वो सेफ होना चाहिए। तो वो चीज उस एंगल से देखें तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी पेशरफ्त है, बजाय इसके को इसको कंपटीशन देखा जाए, क्योंकि कंपटीशन हो भी नहीं सकता है। इंडिया की जो नेवी है वो बहुत बड़ी है पाकिस्तान के कंपैरिजन के अंदर, तो पाकिस्तान की नेवी का और आपकी नेवी का कोई वो जो कंपैरिजन करते हैं वो नहीं है। ना ही पाकिस्तान जो है यहाँ पे कोई डोमिनेंसी के लिए आ रहा है। आई थिंक जो पाकिस्तान की रीचेबिलिटी है सी में, जो उसकी ऑपरेशनलाइजेशन है, डेफिनेटली हर मुल्क का ये हक है, सॉवरेन कंट्री का ये हक है कि वो उसको इंक्रीज कर सकता है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर और अपने जो रूट्स हैं उनको सेफ्टी के लिए जो है वो कोई भी मेजर्स जो है वो ले सकता है। और यहाँ पे जो चाइनीज एंगल है वो भी डेफिनेटली एक क्या कहते हैं, एक बड़ा ट्रूथ है, एक रियलिटी है, उसको हम जो है वो उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे चाइना के लिए जो है वो सबसे मलक्का जो स्टेट ऑफ मलक्का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं अदर इंटरनेशनल जो है स्ट्रेटेजिक बड़ी पावर्स हैं उनकी बात करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक हमें इसको एक रीजनल पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, ना कि इसको चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव में देखा जाए। जी, मैं श्रुति जी के पास चलूँगा। सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि किसी प्रोड्यूसर का हाथ तंग था तो उन्होंने श्रुति की जगह ऋतु लिख दिया था। श्रुति जी, मैं आपसे क्योंकि यहाँ पर रत्ता जी जो हैं वो रत्ता जी भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, वो भी ये मान रहे हैं कि चाइना बहुत एग्रेसिवली स्टेट ऑफ मलक्का की तरफ काम कुछ कर रहा है और मुझे लगता है कि उसकी अपनी रणनीति है कि जहाँ तिब्बत के बाद तो जो स्थिति वहाँ पर जो घटनाक्रम है, चाइना की जो नज़र है, ड्रैगन जो कुछ कर रहा है वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ अब वो धीरे धीरे बांग्लादेश को भी अपने साथ ले रहा है बहुत स्ट्रेटेजिक तरीके से। जितने जो भारत के इर्द गिर्द सभी देश हैं उनको वो भारत के खिलाफ या तो मदद कर रहा है, रसद पहुंचा रहा है और उनके खिलाफ भी कर रहा है। ये कितना चुनौतीपूर्ण? नमस्कार। नाम ने क्या रखा है, हम बात आगे बढ़ाते हैं मनोज जी। इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है कि चाइना ये नई चीज नहीं कर रहा है। वो नेकलेस ऑफ पर्ल वाला जो उनका एम्बिशन है कि इंडिया को अलग तरीके से घेर के जो है उसकी डोमिनेंस कम और रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश, ये उनका बहुत पुराना सा प्लान है। उसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने नेकलेस ऑफ डायमंड्स भी निकाला हुआ है, जिसके वो उसी नेकलेस के आउटर एरिया के अंदर अपने पार्टनर नेशंस के साथ एंगेज करके मिलिट्रीली पार्टनरशिप्स बना के उस नेकलेस ऑफ पर्ल्स को नेगेट कर सकता है। तो ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर इंडिया और चाइना का जो है थोड़ा बहुत खींचातानी और तनाव चलता रहता है। अब मैं इसके अगर आगे जाके बोलूँ तो जो रत्ता जी ने बात करी वो बिल्कुल सही करी कि जो मलक्का स्ट्रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर यूएस के इस वक्त बहुत ज्यादा अग्रेसिव स्टेप्स दिख रहे हैं। और वो जो चोक पॉइंट में हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि वेनेजुएला इंडिविजुअली भी ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था यूएसए के लिए, और ईरान जो था वो इसराइल के नाम पे इंपॉर्टेंट था पर ऑयल के लिए भी इंपॉर्टेंट था यूएसए के लिए। उसी तरह से इन दोनों चीजों का अगर आप समीकरण देखेंगे, ये दोनों नेशंस जो थे
उनको कंट्रोल करने के चक्कर में और या चुप करने का चक्कर जो था वो चाइना का एंगल था। तो यूएसए के जितने भी स्टेप्स है उसका जो थर्ड या फोर्थ एंगल रहा है या फाइनल गोल हमेशा जो रहा है वो रहा है कि चाइना को किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाए। और इसके अंदर ये वाला पर्टिकुलर स्टेप जो है ये चाइना ने दो तरीके से लिया है। जैसे बांग्लादेश के अंदर भी अपना जो है इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए आप याद करेंगे शेख हसीना भी जाके मिलके आई थी, उस समय वो उनको मदद नहीं कर पाए थे। तो चाहे अब वो बीएनपी बैठी हो या चाहे पहले अवामी लीग बैठी हो, चाइना पे डिपेंडेंस उनकी अब काफी समय से रही है और एंगेजमेंट वो करते आ रहे हैं। बट बांग्लादेश अनलाइक श्रीलंका या मालदीव्स जो है या इवन पाकिस्तान जो है बहुत केयरफुली उन्होंने उनके साथ जो डेट ट्रैप को अवॉइड करते हुए अब तक स्टेप्स लिए थे। अब जो मुझे जो समझ में आ रहा है कि वो शायद पाकिस्तान के थ्रू जो इन्फ्लुएंस जो जमाते इस्लामी का जो ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो हार्ड राइट एलिमेंट्स है उसके हार्ड इस्लामिक, उसके अंदर जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसके चलते मुझे लगता है कि इस वक्त बांग्लादेश एज अ नेशन फेसेस दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि वो जो डेट ट्रैप अब तक 15 साल से जो शेख हसीना अवामी लीग चाइना को थोड़ी सी लेवरेज देते हुए भी पर इंडिया के साथ दोस्ती ना तोड़ते हुए भी जो उन्होंने अपना जो खेल खेला था उस एप्पल कार्ट को ये अपसेट कर सकते हैं। और क्योंकि थोड़े से बीएनपी जो हैं वो थोड़े से अगर मैं गलत नहीं हूँ हिस्टोरिकली भी एंटी इंडिया एंगल रखते हैं, तो उनको चाइना के अंदर एक ज्यादा बड़ा बंधु नजर आता है। तो मुझे इस वक्त जो दिख रहा है कि बांग्लादेश का डेट ट्रैप में वॉक करते हुए नजर आता है एक इशू दिख रहा है। क्योंकि अगर मैं देखूं कि वो तीस्ता रिवर के अंदर भी जो प्रोजेक्ट को लेकर वो चाइना को इनवाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार बीच में वो एक एयर चिकन एग के अंदर ही कोई एक एयरक्राफ्ट वाला एक वो बनाना चाह रहे थे रीजन, तो ये एयरपोर्ट बनाना चाहते थे। तो ये सब मुझे एक एंगल दिख रहा है कि चाइना अग्रेसिवली परस्यू कर रहा है और बीएनपी उतनी शायद शातिर नहीं है कि वो इसको अवॉइड कर पाए। दूसरा इसका एक मुझे एंगल नजर आ रहा है वो है आपका ये बर्मा वाला, म्यांमार वाला, क्योंकि हुंता रजीम को काफी बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती है चाइना, लेकिन उसके खिलाफ अराकन आर्मी जो है वो वहाँ के लोकल जो है वो बहुत है, उसके लोकल चीफ जो है ट्राइबल रीजन के वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे काफी रीजन्स हैं जो हुंता रजीम नहीं कंट्रोल कर पा रही है। चाइनीज आर्मी को बॉर्डर क्रॉस करके वो रीजन क्लेम करके उधर अपने जो है रिसोर्सेज डिप्लॉय करने पड़े हैं, जिससे वहां पे वो अपना जो मिनरल एक्सट्रैक्शन वगैरह जो करती हैं उनकी फर्म्स वो काम कर सके। तो ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल है वो भी मुझे दिख रहा है इस पर्टिकुलर एक्शन के अंदर कि वहां जो सबमरीन रखी है इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग मिसाइल्स व्हिच कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम योर सबमरीन टू लैंड वाली मिसाइल्स जो हैं वो लॉन्च करने की कैपेबिलिटी वो रखती है और ये पाकिस्तान की कैपेबिलिटी है। इसको यूज करके वो बांग्लादेश को एक थोड़ा सा वो हैवी वेट वाला एक एंगल दे सकते हैं कि भाई अगर इंडिया के साथ बात नहीं चली तो हम भी एक थ्रेट, एक तरह से मैं ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी थ्रेट पर एक हेडेक जैसे आपने कहा था एक सिरदर्दी जरूर दे सकते हैं। और दूसरा हुंता रजीम को जहां उनको सपोर्ट देना है वहां कर सकते हैं। और तीसरा कल को अगर मलक्का स्ट्रेट जैसा एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बने तो वहां पे वो कंप्लीटली निहत्ते ना हो, वहां पे उनके पास कुछ ऑलरेडी डिप्लॉयड एसेट्स हो, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू कंट्रोल क्यों ना रहा हो। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं जिसका जिक्र भी हॉर्मुज को लेकर कर रहा था, ये जो जल संधि है अनुज जी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है 1 लाख से ज्यादा जहाज यहाँ से गुजरते हैं और उन जहाज़ों में चीनी निर्मित सामान भी है जिसमें तेल भी है, गैस भी है। करीब 35% तेल और गैस यहाँ से गुजरता है। अब जिस तरीके से ईरान ने कोई बम नहीं गिराया, ईरान ने कोई मिसाइल नहीं तोड़ी, कुल मिलाकर छोटा मोटा नुकसान किया रणनीतिक तौर पर कि जहाँ जहाँ अमेरिका ने बेस बनाए वहाँ पर किया, लेकिन जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति को, अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया क्योंकि उसके पास क्या, फिल्म में डायलॉग है ना, आपके पास क्या है, मेरे पास मेरी मां है, तो उसके पास हॉर्मुज स्ट्रेट है। और शायद उस घटना के बाद अब ये जो मलक्का है, मलक्का से गुजरने वाला परिवहन है, वहां से होने वाला व्यापार है, चीन की रणनीति है, तो शायद इस रणनीति के तहत कोई नई कहानी लिखने की कोशिश कर रहा हो अंतरराष्ट्रीय दबाव के तौर पर चाइना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मनोज, आज जो ये सर्वविदित है, जग जाहिर है कि आज अगर विश्व में सुपर पावर रेवलरी है वो चाइना और अमेरिका के बीच में है, इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। और अगर ये चाइना और अमेरिका के बीच में सुपर पावर राइवलरी है तो मैं कह रहा था कि जो हिंद महासागर के ऊपर अपना डोमिनेंस बढ़ाएगा उसका, देखिए जो ऊर्जा के परिवहन को, प्रवाह को नियंत्रित करता है
जो व्यापार के प्रवाह को नियंत्रित करता है वो वर्ल्ड के मार्केट्स को कंट्रोल करता है। और वर्ल्ड के मार्केट्स को कंट्रोल करने का अर्थ है कि इवेंचुअली आप जो जियोपॉलिटिकल आपका जो आपका फैक्टर है उसको आप कहीं ना कहीं जाकर के हासिल कर पाते हैं, जैसा कि अभी ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मार्फत किया। ये लेकिन एक तो बात मैं और बताऊंगा आपको कि पहली बात तो ये है कि अब जो विश्व की व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं को हमको पूरे दुनिया को इस बात के खिलाफ बात करनी चाहिए कि किसी भी देश को, चाहे वो कोई भी हो, कितनी भी कोई आपकी परेशानी हो, किसी भी देश को विश्व की जो व्यवस्थाएं हैं, जो अनक्लॉस जो सी लॉज हैं, उनको बाधित करने का इजाजत नहीं होनी चाहिए। ईरान को अगर हम इजाजत दे देंगे तो ये एक बहुत बड़ा पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा। एक दो चीजें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, कुछ दिन पहले अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ एक मिलिट्री पैक्ट, डिफेंस पैक्ट साइन किया है। क्या उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वो इंडोनेशिया के साथ क्यों हो रहा है? इंडोनेशिया के साथ इसीलिए हो रहा है कि इंडोनेशिया इस स्टेट ऑफ मलाक्का को कंट्रोल करने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात रही होगी अमेरिकन के, इस वजह से वो वहां पर अपना उसको करना चाहते। ये अब जो समुद्री मार्गों पर नियंत्रण एक क्रिटिकल सेट हो गया है किसी भी पावर का, जो कि आप जो अपने उसको आगे अपने उद्देश्य को बढ़ाना चाह रही है। आज आप देखिए 30 से 40% दुनिया का व्यापार इसी मार्ग से हो रहा है। और अंडमान निकोबार आइलैंड, जिसकी मैं बात बता रहा था आपको, एक बहुत जबरदस्त एसेट है भारत के पास। इस एसेट को हमें प्रयोग में लाना चाहिए। आपको मैं इससे अंदाजा बता सकता हूं आपको कि भारत के कुल भूभाग का 0.2% अंडमान निकोबार आइलैंड है, लेकिन ये भारत का 30%, डिड यू हियर दैट राइट मनोज, 50% ऑफ इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कम्स फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो ये उसकी जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। और ये चीज जो है वो नजर आ रही है चीन, और इसी वजह से चीन बे ऑफ बंगाल को एक्टिवेट कर रहा है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल को टोटली कंट्रोल करता है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड। 710 किलोमीटर लंबी आपके पास एक आइलैंड टेरिटरी है, जिसमें 4 एयरफील्ड्स हैं, वो 4 अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं आपके लिए। और एक बहुत जबरदस्त आपको उस जगह पर एडवांटेज है, 10 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल और मलक्का स्ट्रेट। अनुज माथुर साहब, मैं आपको रोकना चाहता हूं क्योंकि अंडमान में शायद भारत सरकार इसलिए गंभीरता से काम कर रही है, उसको एक रणनीतिक क्षेत्र बनाना चाहती है, जिसका विरोध अभी हाल ही में राहुल गांधी कर रहे थे कि साहब जंगल खत्म हो जाएगा, हमारी जो जनजातियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन भारत के जहन में जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, ये मैं आपको बात बता दूं, आपको मैं कोई क्रेडिट अपना भाई पर नहीं हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं ये कि इस चीज के ऊपर मैंने रिसर्च करी हुई है जी। और ये बात 1997 में एक पेपर के दौरान मैंने लिखा था कि हमको ग्रेट निकोबार आइलैंड में या कमोरता आइलैंड में एक इस प्रकार का एक चीज बनाने की आवश्यकता है। दिस इज 1997 थॉट, नॉट अ न्यू थिंग। और वो आज रियलाइज हो रहा है। और इस प्रकार का विरोध, जो व्यक्ति आज से पहले कभी अंडमान निकोबार आइलैंड नहीं गया, वो वहां जाकर के टी शर्ट पहन के जींस में जेब में हाथ डाल के ये कहता है कि हम सारी दुनिया को तबाह कर देंगे, सारे पेड़ तोड़ देंगे, ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इल थॉट ऑफ बात है। देखिए, अगर ये इन पेड़ों से कुछ होता तो आज सिंगापुर एक जंगल होता। दुनिया में कोई भी पोर्ट सिटी ऐसी नहीं होती जहां से व्यापार होता। अगर आपको किसी पोर्ट सिटी को व्यापार में डेवलप करना है तो वहां पर आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, आप मुझे बताएं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। मुझे लगता है शायद पता नहीं, और जब श्रुति जी एक चीज और क्यों मुस्कुरा रही हैं जी। 2.5 years पर्सनली मैं वहां पर रहा हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि वहां पर जिस प्रकार से इसकी प्लानिंग की जाएगी, कुछ भी इकोलॉजिकल नुकसान नहीं होगा, कुछ भी 0% भी नहीं होगा, 0% भी नहीं होगा। इस बात को अब असल में लोगों को जो अलग अलग बात फैलाई जा रही है, एनीवे हम लोग भटक रहे हैं, तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि ये जो पनडुब्बी यहां पर आने का प्रयास कर रही है, ये भी शायद इसी वजह से आ रही है। एक इसमें और एंगल में ऐड करना चाहूंगा, बांग्लादेश का भूगोल अगर आप देखें, कई देश जो होते हैं वो लैंड लॉक्ड कंट्रीज होते हैं। मनोज जी, बांग्लादेश इंडिया लॉक्ड कंट्री है। आज आप देखेंगे चारों तरफ से बांग्लादेश का वो 163 किलोमीटर का म्यांमार का बॉर्डर अगर आप छोड़ दें, जो कि डिस्टर्ब्ड बॉर्डर है, उसके अलावा 4094 किलोमीटर वो भारत से घिरा हुआ है। और अगर जो उसका नीचे का दक्षिणी भाग है, जो कि
बे ऑफ बंगाल है, उसमें भी पूरी तरह से भारत का प्रभुत्व रहेगा, तो वो फिर पूरे डेफिनेटली और एब्सोल्युटली इंडिया लॉक्ड कंट्री हो जाएगा। नहीं इस वो वजह से वो आपने चाह रहे हैं। आपने हाँ, आपने सही कहा कि बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ। मैं इसको ऐसे लेता हूं कि भारत भी तो बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से से घिरा हुआ है, जिसका फायदा चाइना भी उठाना चाह रहा है, जिसका फायदा पाकिस्तान भी उठाना चाह रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अचानक से बहुत ज्यादा गलवैयां, पहले तलखियां थी, अब वो तलखियां गलवैयों में बदल गई हैं। पाकिस्तान के काफ़ी समय पहले ये खबर आई थी कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं या आईएसआई के लोग हैं वो बांग्लादेश पहुंचे थे, वहाँ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में उन्होंने विजिट किया था। अब तो सुनने में ये भी आ रहा है कि जो उल्फा के जो परेश बरुआ हैं वो भारत और बांग्लादेश की सीमाओं में काफ़ी एक्टिव पाए जा रहे हैं, वहाँ पर उग्रवादी कैंप बना रहे हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से वो चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि रत्ता साहब ये जो गठजोड़ है, ये जो गलवैयाँ हो रही हैं, ये